नमस्ते दोस्तों, मैं मुस्कान और आज मैं क्षितिज भाग 2 के पाठ लखनवी अंदाज जिसके लेखक है यशपाल, उस रचना के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम यशपाल के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमित, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरा तेरा मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। अब हम हमारे पाठ में दिए गए लखनवी अंदाज के बारे में पढ़ेंगे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक कहते हैं कि वो पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ गए और जो पैसेंजर ट्रेन था उसमें सीटी मतलब ट्रेन जब स्टार्ट होने वाली होती है तब हॉर्न मारती है, तो वही पैसेंजर ट्रेन में हॉर्न लग रहा था और वो आराम से सेकंड क्लास में चढ़ गए और उसमें दाम भी कम लगता है। दूर जाना नहीं था उनको, इसलिए वो पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ गए और भीड़ से बचकर वो पैसेंजर ट्रेन पे चढ़े, क्योंकि वो चाहते थे कि वो आराम से बैठकर अपनी मतलब कहानी के बारे में सोचे, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उनमें चढ़ गया। अब उनकी जो गाड़ी थी वो छूट रही थी, इसलिए वो दौड़कर सेकंड क्लास डिब्बे में सोचे कि शायद वो खाली होगा डब्बा, इसलिए वो चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक वर्त पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब जब उन्हें लगा कि हो सकता है कि जो डिब्बा होगा वो खाली होगा, लेकिन जब वो सोच जैसा रहे थे वैसा था नहीं। डिब्बा जो था उसमें एक लखनऊ के नवाब नस्ल के एक आदमी बैठे थे पालथी मार के। सामने तो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अब जब वो डिब्बे में चढ़ गए तो वहां पर दो चिकने ताजे खीरे पड़े थे, तौलिए पर रखे हुए थे। अब जब वो डिब्बे पर चढ़ गए तो जो एक लखनऊ नवाब बैठा हुआ था उसे वो पसंद नहीं आया कि वो लेखक जो है वो आकर बैठ गए
तो उन्हें वो पसंद नहीं आया। उनको लगा कि मैं आराम से बैठा था और कोई आकर वो उनमें विघ्न डाल दिया। और अब लेखक सोच रहे कि अब वो सोचने लगे कि हो सकता है जो नवाब है वो इसलिए बैठ गया हो कि उसे भी कुछ कहानी सोचनी हो, या फिर जो खीरा खा रहा हो उसे आराम से मज़े में खाना हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पे बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब जो नवाब साहब थे वो भी कुछ मतलब रिएक्शन नहीं दिए, वो बैठ गए। तो और फिर उसके बाद जो लेखक थे वो भी जाकर उनके सामने वाले बर्थ पे जाकर बैठ गए। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण एक अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार के सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे से सफर करते देखे। अब जो लेखक थे उन्हें आदत था खाली बैठे वो अपनी कहानियों के बारे में सोचते हैं। अब जो लेखक थे वो आराम से बैठ के नवाब साहब के बारे में सोचने लगे कि आखिर वो अकेले बैठकर यात्रा क्यों करना चाह रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार के सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करते देखे। खाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत थी। लेखक को खाली बैठने के बाद वो अपनी कहानियों के बारे में सोचते थे, ये इनकी पुरानी आदत थी। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। अब जब वो सामने में आकर उनके बैठ गए तो अब वो सोच रहे थे कि नवाब साहब को असुविधा और संकोच क्यों हुआ होगा, इसके बारे में सोचने लगे। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करते देखे। अब वो ऐसा सोच रहे कि हो सकता है कि नवाब साहब सेकंड क्लास का टिकट खरीद तो लिए होंगे, लेकिन अब वो बैठे होंगे कि उन्हें कोई मंझले दर्जे के ट्रेन में बैठकर सफर करते ना देखे। अकेले सफर वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। अब वो बोल रहे कि हो सकता है कि अब वो तो बैठ तो गए हैं मंझले दर्जे के ट्रेन पे, लेकिन अब वो खीरा कैसे खाए किसी के सामने, ये बस वो सोच रहे होंगे और इसी कारण वो वक्त काटने के लिए भी आ गए होंगे दूसरे दर्जे के ट्रेन पर। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। अब जो लेखक थे वो तिरछी नजर से उनको देख रहे थे और नवाब साहब जो क्या कर रहे थे, नवाब साहब गाड़ी की खिड़की की ओर देख रहे थे, स्थिति को गौर कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब जो नवाब साहब थे लेखक को संबोधन करते हुए कहते हैं, आदाब अर्ज, क्या आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब जो लेखक थे उन्हें जो अचानक से ये जो भाव परिवर्तन था उन्हें अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मालूमी लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये उन्हें भी वो आम आदमी की तरह ही सोच लिए होंगे और इसलिए वो खीरा खाने के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन जो लेखक थे वो बस शुक्रिया कर उन्हें मना कर दिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया।
अब नवाब साहब फिर से एक तरफ खिड़की की ओर देखे और उसके बाद जो खीरे के नीचे जो तौलिया रखा था उसे बिछा दिए। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब जो नवाब साहब थे सीट के नीचे से लोटा निकाले और खिड़की के बाहर दोनों जो खीरे रखे हुए थे उसे धो दिया और तौलिए से पोंछ दिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। जेब से चाकू निकालकर उन्होंने जो सिर का ऊपर का हिस्सा काटकर उससे करवाहट निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों के करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब वो एकदम बहुत ही अच्छे से उसे भाग में काटकर तौलिए पर सजा दिए खीरे को। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब ऐसा बोल रहे हैं लेखक कि अब हम जानते हैं कि कैसे जो बाहर में खीरा लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचते हैं, कैसे बेचते हैं। वो जीरे और नमक को ग्राहक को जीरा नमक मिलाकर पिसी हुई लाल मिर्च मिलाकर पुड़िये में वो दे देते हैं लखनऊ स्टेशन पर वो लोगों को। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। अब नवाब साहब भी उसी तरह किए, वो भी खीरे में लाल मिर्च जीरा नमक सब कुछ मिलाकर उसमें छिड़क दिए। उनकी प्रत्येक भांगिवा और जबड़ों के स्फुरन में स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनकी मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना में प्लावित हो रहा है। अब जैसे जैसे वो कर रहे थे तो ऐसा लेखक को लग रहा था कि उनके भी मुंह में बहुत पानी आ रहा है। नमक मिर्च को जब मिलाए खीरे में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि उनके भी मुंह में बहुत पानी आ रहा है, उन्हें बहुत मन कर रहा है खाने का। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में उनका असलियत पर उतर आए हैं। अब वो तिरछी नजर से ऐसा सोच रहे हैं कि मियाँ जो है वो रईस बनते हैं, लेकिन लोगों के नजरों से बच सकने के ख्याल में उनकी असलियत दिखाई दे रही है। मतलब वो खीरा खा रहे थे तो खीरा तो बहुत ऐसे नीचे दर्जे के लोग खाते हैं, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे थे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का वालम खीरा है। अब नवाब साहब फिर से लेखक से पूछते हैं कि वल्ला शौक कीजिए, फिर से वो पूछते हैं कि क्या खीरा खाएंगे। लखनऊ का वालम खीरा है, मतलब खीरे का ऐसे नाम लेते हैं कि वालम खीरा है लखनऊ का। नमक में छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रही थी, लेकिन इनकार कर दिया। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रहा, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाइए। नमक मिर्च छिड़क जाने के बाद उनके लेखक के मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन वो इनकार कर दिए, क्योंकि पहले भी वो मना कर चुके थे खीरे खाने से। तो पहले वो आत्मसम्मान को पहले ऊपर समझे और मना करके वो बोलते शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए और मेरा जो पेट है वो भी खराब है। मतलब वो बहाना बना दिए और फिर वो मना करके शुक्रिया बस ऐसे ही बोल दिए। नवाब साहब ने तृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। अब जो नवाब साहब थे खीरे की ओर देखे, नमक मिर्च मिला हुआ खीरा था उसकी ओर देखे, फिर उसके बाद एक बार खिड़की की ओर भी देखे।
खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। खीरे की एक फाक को उठाए और अपने मुंह के पास लेकर गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। अब वो खीरे को उठाए, एक बार जोर से सूंघ लिए उसे, और फिर उसके बाद जब सूंघे तो उनकी जो पलकें थी वो भी मुंह बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि वो किस तरह से वो उस खीरे का स्वाद ले रहा है। तो जिस तरह हम भी किसी टेस्टी चीज को देखते हैं और एक बार सूंघ लेते हैं तो हमारे भी मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरह उनके भी मुंह में उतना टेस्टी खीरा देख के मुंह में पानी आ गया। तो जो पानी आया उसे वो घूंट ले लिए और उसके बाद जो खीरा था उसे वो बाहर फेंक दिए। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास से ले जाकर वासना से रसास्वादन पर खिड़की से बाहर फेंकते गए। और इसी तरह सारे खीरे को उसी तरह किए और सारे खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। सारे जो खीरे थे सबको फेंक कर वो अपने हाथ को और होठ को तौलिए से पोंछ लिए और वो इस तरह से देख रहे थे लेखक को जैसे वो बता रहे हो कि यह है खानदानी रईसों, मतलब वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही रईस बता रहे थे। रईस बता नवाब साहब खीरे के तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अब जो नवाब साहब थे कुछ ज्यादा ही थक गए थे खीरे को काटने में, उसमें नमक वगैरह छिड़कने में, तो वो लेट गए। अब लेखक भी क्या करते, वो भी अपना सिर वेर झुकाकर वो मतलब सिर झुका लिए और बोले यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके को खीरे का सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? लेखक कहते हैं कि अगर खीरे को अगर सुगंध और सूंघ कर और उसका ऐसे ही स्वाद लिया जा सकता है, चाहे वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म और एब्स्ट्रैक्ट तरीका हो, लेकिन ऐसे में किसी का पेट तो नहीं भर सकता, मतलब ऐसा वो सोच रहे थे। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब उनका सूंघ कर पेट भर गया था, तब वो जोर से डकार मारते हैं और लेखक को कहते हैं खीरा होता तो है बहुत टेस्टी, लेकिन पेट पर बहुत ही ज्यादा बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गई, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब जो लेखक थे उन्हें उनकी जो ज्ञान चक्षु थी, उनकी आंखें जो थी वो खुल गई और वो इससे ही मतलब जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उन्हें ही वो कहानी के रूप में लिखे हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेखक कहते हैं कि अगर बिना खाए हुए बस सूंघ कर हमारा पेट भर सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है? और ये जो चैप्टर है यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।